My name is Gohar Arzuchand. In this video, I'll be specifically talking about how did I read this Vision IAS monthly magazine for my prelims purpose. Okay, so this is the June month's magazine, and the July one will be out in the next half of the August because it comes with a lag of some 20 days. So you have to wait for the July edition. So I'll show you from the June's edition that how did I read this magazine for my prelims purpose. Okay, so I'll show you that how easy it is. You'll see that a lot of stuff is covered in this magazine, but that's not what you have to read. So जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हर पार्ट का होता है, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है पहला पार्ट, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ. सो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि ये रूल ऑफ लॉ क्यों न्यूज़ में था. ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक लेक्चर डिलीवर करा था रूल ऑफ लॉ पे कहीं पे, सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए. ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये ज़्यादा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्री में इसका आप जो लक्ष्मीकांत पे पढ़ते हो आर्टिकल 13, 14, 15, सो उसमें ऑलमोस्ट आपका रूल ऑफ लॉ वगैरह कवर हो जाता है. ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कुछ नहीं है इसमें आपको. हाँ, बट मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं रूल ऑफ लॉ के. ठीक है, ये चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें रूल ऑफ लॉ को पोर्ट्रे करती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं. ठीक है, सो इसमें प्री का उतना ज़्यादा कुछ मटेरियल है नहीं, बट मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जब आप GS2 के नोट्स बनाओगे उसमें आप ये चीज़ ज़रूर लिख लेना कि रूल ऑफ लॉ है क्या, क्या चैलेंजेस हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में. इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीज़ें इसको पोर्ट्रे करती हैं, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम कर सकते हैं टू ओवरकम दीज चैलेंजेस. ठीक है, जैसे रिपील आर्काइक लॉज, सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज़ ऑफ लॉज, कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ. सो ये मोस्टली आपको मेंस में काम आएगा. प्री रिलेटेड इसमें खास मटेरियल मुझे कुछ लगा नहीं. सो फॉर नाउ आप इसको स्किप कर सकते हो, बट मैं स्किप करने को नहीं कहूँगा. मैं कहूँगा आपको कि आप मेंस के नोट्स बना लो फिलहाल, बट प्री के लिए आपको इसमें खास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब दूसरा टॉपिक जो है पॉलिटी में वो है सिटीजन्स चार्टर. क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज़ रिलीज्ड ए मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर. इसमें आपको बेसिकली इस बॉडी का पता होना चाहिए कि ये कौन सी बॉडी है, इसके बारे में वो पूछ सकते हैं. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पंचायत का तो आप पढ़ोगे ही, इसमें आपका जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें आप पंचायत का बेसिक पढ़ोगे. उसके बाद सिटीजन चार्टर कब कहाँ फर्स्ट आर्टिकुलेट किया गया था, और सिटीजन चार्टर बेसिकली होता क्या है, और आगे का जो है वो आपका सारा मेंस रेलेवेंट स्टफ है, जिसमें आपको सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस हैं, ARC सेकेंड ARC ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी वो क्या हैं, इश्यूज क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं. सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में आपका अलग से टॉपिक मेंशन है सिटीजन चार्टर. ठीक है, तो वो वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसमें भी आपको प्री के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे ये कुछ रिकमेंडेशन सेकेंड ARC ने दी थी, सो ये आपको पता होनी चाहिए. सो दैट्स इट फॉर पॉलिटी सेक्शन. ठीक है, पॉलिटी में आपको खास इस मंथ के लिए कुछ नहीं पढ़ना है. सो सेकंड है इंटरनेशनल रिलेशंस. सो पॉलिटी में आपने देख लिया, आपको प्री के लिए खास कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है, सारा स्टफ मेंस रिलेटेड ही है. तो दूसरा हम अब इंटरनेशनल रिलेशंस का देखेंगे. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी. सो न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोई रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये कहा गया कि ओवरऑल जो न्यूक्लियर वारहेड्स का नंबर है वो ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो इसके लिए आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आपको कुछ बॉडीज़ हैं, कुछ ट्रीटीज़ हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. जैसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1963 में थी, इसका क्या मैंडेट था. उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका क्या मैंडेट था. कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका क्या मैंडेट था.
और ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ ऊपर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए बेसिकली आपको व्हाट इज़ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम क्या थी, इंडिया का रोल क्या था, ये सब मेन्स रिलेटेड स्टफ है और इसमें और आपको खास कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्या चैलेंजेस हैं कि हम डिसआर्मामेंट नहीं कर पा रहे हैं ग्लोबली, सो वो क्या है, व्हाट कैन बी डन फॉर दिस अचीविंग दिस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। सो ये आपका सारा मेन्स रिलेटेड स्टफ है, ठीक है। सो इसको आप मेन्स का जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप ऐड कर देना, बट प्री में आपको सिर्फ इन ट्रीटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बाकी खास कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है इसमें वो है इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली रशियन न्यूक्लियर मेजर रोसएटम began construction of Kundakulam nuclear power plant unit 5 in India in cooperation with Nuclear Power Corporation of India Limited। सो ये आपको पता होना चाहिए। और इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं इंडिया में, जैसे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है और आपका कर्नाटका में है, मद्रास में है। सो ये आपको पता होने चाहिए। और इंडिया का जो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टेज 1 में क्या यूज़ हो रहा है, स्टेज 2 में और स्टेज 3 में। और उसके बाद आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर जाके इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार काफ़ी कम जो रेलिवेंट स्टफ है वो दिया गया होता है। सो आई विल रिकमेंड कि ये जो बॉडीज़ हैं, ये जो कुछ ट्रीटीज़ हैं, इनके बारे में आप इनके ऑफिशियल पेजेस पे जाके वहाँ से रीड करें। और उसके बाद आपका मेंस के रिलेटेड आ गया कि व्हाट इज़ द नीड फॉर एंगेजिंग इन न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। सो ये आपका मेंस रिलेटेड स्टफ है और ये आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया का मेजर जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस कंट्री के साथ हैं, ठीक है। सो उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडिया सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट, ये आपको प्री के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंस में आपको काम आएगा। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 16th मीटिंग हुई सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ SCO, वो तजिकिस्तान में हुई। और इसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, SCO में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और इसमें देखो रेलिवेंस फिर आपका अगेन मेंस के लिए है, ठीक है। प्री में इसका खास काम कुछ नहीं है। सो इसमें आप इसका वर्किंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं और रिसेंटली जो 16th मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है। और कौन हेड कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन था इस SCO मीट का, ठीक है। उसके बाद सो यही है, आपको यही पढ़ना है। ये जो चीज़ें हैं ये सारी मेंस रिलेटेड हैं, ये भी आपको पढ़नी है। देखो आपको मैगजीन पूरी पढ़नी है, बट आप प्री के लिए अभी, क्योंकि अब प्री को काफ़ी कम टाइम रहा है, सो प्री के लिए आप यही कर सकते हो कि आप ज़्यादा ना पढ़ के ये जो इम्पोर्टेंट प्री रिलेटेड स्टफ है वो कर सकते हो, क्योंकि आई प्रिज्यूम कि आप जो मंथली मैगजीन है वो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे और आपने मेंस रिलेटेड भी अपने नोट्स बना लिए होंगे। सो आप देख सकते हो कि ये 2 चीज़ें आप ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स में पूरी कर लोगे, ठीक है। उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। मेंस रिलेटेड आप कहीं पे अपने नोट्स बना लो, और प्री के लिए आपको भी नोट्स अगर आप बनाते हो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप यहीं पे हाईलाइट कर सकते हो कि ये चीज़ें मेरी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताई। अब ये वाई, हाउ आर वी गोइंग टू गेट एंड वे अहेड, ये सारा मेंस रिलेटेड स्टफ है। सो अब आपको थोड़ा रियलाइज हो गया होगा कि काफ़ी कम आपको प्री के लिए पढ़ना है इस मैगजीन से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो मेंस रिलेटेड हैं, जो आप अपने मेंस के नोट्स में ऐड करोगे, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट जो सेक्शन हमारी है वो है इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है 4 years ऑफ GST। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी कभी किसी इवेंट को 10 years, 20 years, 50 years और 100 years और GST के केस में, क्योंकि ये काफ़ी रिसेंट जो एक इवेंट है, सो इसके केस में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एनिवर्सरीज होती हैं इनकी, ठीक है। सो 4 years ऑफ GST हमारे हो चुके हैं। सो बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म जो हमारी कंट्री में आया, सो इसके बेनिफिट्स क्या हुए वो तो बाद की बात है, बट इट वाज पॉइज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का तो पता होना चाहिए। ये आपको अगर आप NCERT पढ़ते हो या फिर आप श्रीराम IAS की बुक पढ़ते हो, उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा।
या फिर अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आता तो आप कोई वीडियोस देख लीजिए, काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा आसान करके जीएसटी का बताया गया हुआ है। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कौन कौन से टैक्सेस इसके अंडर सब्ज्यूम हो गए हैं। सो ये आप टैक्सेस यहाँ पे देख रहे हो, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेसेस, उसके बाद परचेज टैक्स, ये एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स एट्सेट्रा, ये सभी जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम हो गए हैं। और जीएसटी की 3 पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल जीएसटी है, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है और एक है स्टेट जीएसटी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ये सब जीएसटी के अंडर कवर नहीं है। और स्लैब्स कितने हैं? 4 स्लैब्स हैं। आई डोंट रिमेंबर कि अभी भी 4 हैं, बट ऐसा शायद कुछ आइटम्स पे अभी भी जो काफ़ी लग्जरियस आइटम्स हैं उन पे 28% टैक्स अभी भी लग रहा है। जीएसटी काउंसिल क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद क्या अचीवमेंट्स हुई जीएसटी की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी अभी रिसेंट फिनोमिनन है तो इस पर आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये मेंस के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी आपको पूछ सकते हैं कि क्या अचीवमेंट्स रही जीएसटी की। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं जीएसटी के, क्या चैलेंजेस अभी भी हैं। ठीक है, ये मेंस रिलेटेड स्टफ है सारा। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो मुझे भी आज पता चली है कि जुलाई 1 हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज जीएसटी डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द रोल ऑफ हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म ऑन जुलाई 1, 2017। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सो ये इसमें आपको अगेन मैंने आपको चीज़ें बता दी जो आपको प्री के लिए पढ़नी है। ये वे फॉरवर्ड और क्या चैलेंजेस हैं, ये सारा मेंस रिलेटेड स्टफ है। सो इसको आप मेंस की जो आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे फिल कर सकते हो, बट प्री के लिए आपको वही 3-4 चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए आप आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करता है। ठीक है, नया मनी प्रिंट करता है, सो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सो ये चीज़ आप अपने एनसीईआरटीज या जो भी बेसिक बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें पढ़ ही लोगे कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। और फिस्कल डेफिसिट 9.3% ऑफ जीडीपी इन 2020-2021 विच इज़ ह्यूज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कैसे हम फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं और मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ होती है। जैसे द सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी फॉर गवर्नमेंट टू ब्रीच इट्स फिस्कल डेफिसिट विच इज़ नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो ये चीज़ आप जो अपनी बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो उसमें आप पढ़ ही लोगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। सो बेसिकली ये किसी का कंसेप्ट था जिसमें उन्होंने कहा था कि इट्स लाइक स्प्रिंकलिंग मनी थ्रू हेलीकॉप्टर। ठीक है, फ्रॉम हेलीकॉप्टर। सो इसलिए इसको हेलीकॉप्टर मनी भी कहा जाता है जब आप प्रिंट करके अपने उस फिस्कल डेफिसिट को या इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ा देते हो इकोनॉमी में। ठीक है, बाय प्रिंटिंग न्यू मनी। तो उसके बाद इंडिया में कब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन हुई, 1997 में। उसके बाद 1997 टू 2006 तक, 2006 टू 2018 तक कंप्लीट प्रोहिबिशन रहा ऑन डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। और उसके बाद कुछ ग्राउंड्स में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अलो किया गया अंडर दी फिस्कल, जो ये FRBM बजट मैनेजमेंट एक्ट था। इसमें कुछ सिचुएशंस में जैसे नेशनल कैलामिटी हुई, एक्ट ऑफ वॉर हुआ, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सिवियरली अफेक्टिंग फार्म आउटपुट एंड इनकम्स। सो इस कंडीशन में ये अलो किया गया था कि आप डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रीज़न बिहाइंड डिमांड ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, ये सारा मेंस के लिए है। ये आप जो GS3 के लिए पढ़ रहे हो, GS3 के लिए जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की डिमांड क्यों बढ़ रही है। उसके बाद क्यों हमें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हाई इन्फ्लेशन इसका एक आफ्टर इफेक्ट रहता है। उसके बाद क्रेडिबिलिटी ऑफ RBI, क्योंकि RBI के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे RBI इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर सकता है, इकोनॉमी से पैसा वापस खींच सकता है और पैसा इकोनॉमी में
लिक्विडिटी बढ़ा भी सकता है। सो ये चीज़ यूज़ करना एक क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है आरबीआई की, ठीक है। और ये सारा आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, जहाँ पे आप फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड आप जहाँ पे अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप इस चीज़ को भी ऐड कर देंगे कि मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट के बारे में देयर हैव बीन कॉल्स एंड व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई शुड वी गो फॉर मोनेटाइजेशन, व्हाई शुड वी नॉट गो एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है। ये आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, बाकी इसमें प्री के लिए उतना खास कुछ नहीं है। सो ऐसी जो आगे के टॉपिक्स हैं उनमें भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। सो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी का जो स्टफ़ है वो मेंस रिलेटेड है। क्यों ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की ज़रूरत क्या पड़ी, सो ये सब चीज़ें आप अपने मेंस की जो नोट्स हैं उसमें लिख सकते हो। बाकी प्री के रिलेटेड इसमें खास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आप जो आगे वाले टॉपिक हैं इकोनॉमी के, उनमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इंटरनल सिक्योरिटी का, ठीक है, जहाँ पे हम, जो कि आपका मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्री में भी उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट मिसाइल्स कोई लॉन्च की गई हो, उसके बाद जैसे जून के मंथ में जो भी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन 4 है, ठीक है। सो इसमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया की ये जो डिफरेंट कमांड्स हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे सेंट्रल कमांड है लखनऊ में, उसके बाद इलाहाबाद में भी है, उसके बाद उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नीड फॉर थिएटर कमांड, ये अगेन आपका मेंस रिलेटेड स्टफ है, ठीक है। जहाँ पे आप इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में, वो भी आप अपने मेंस रिलेटेड स्टफ में। सो देखो यहाँ पे आपको इंटरनल सिक्योरिटी में उतना खास कुछ पढ़ना नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। जून की बात कर रहा हूँ मैं। सो ऐसे ही आपको सारी मैगजीन्स को फॉलो करना है और ऐसे ही आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन्वायरमेंट का है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। अभी तक हमने ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट पढ़ा है शायद, हैप्पीनेस इंडेक्स सॉरी, और उसके बाद ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीडीपी का ही एक टाइप है जिसमें आप इन्वायरमेंट को ज़्यादा कंसर्न में रखते हो। सो ये वाई न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू टेक इनटू अकाउंट ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग इट्स जीडीपी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है ये कि उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू टेक इनटू अकाउंट द ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट वाइल कैलकुलेटिंग इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो इसमें आपको यही एक फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पहली स्टेट है जिसने ये चीज़ लाई है अपनी जीडीपी की कैलकुलेशन में, और जीडीपी क्या होता है और ये डेफिनेशन के ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। बाकी नीड क्या है ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट की, ये अगेन आप अपने मेंस का जो मेंस के लिए जहाँ पे आप अपने इश्यूज़ क्या हैं, कैप्चरिंग जीईपी इनटू जीडीपी, और वे फॉरवर्ड क्या है और कंक्लूजन क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने जो मेंस के लिए आप जहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं मेंस के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि मैं इनमें से कैसे अपने नोट्स बनाता था, ठीक है। सो वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, बट फिलहाल के लिए हम प्री के लिए देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ें भी पढ़ लीजिएगा, जैसे भूटान्स ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हैज़ इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ द 4 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद स्वीडन ने भी कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं इस डायरेक्शन में। उसके बाद ऐसे ही आप इन बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हो, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में हो रही है इंडिया में। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एडवांस द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। इसमें आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में की हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। वो सब तो मेंस के लिए है, बट बेसिक सा इसका पता होना चाहिए आपको प्री के लिए भी, ठीक है। सो ऐसे ही आप जो बाकी के टॉपिक्स हैं इसके वो आप कवर कर सकते हो, जिसमें आपको
नीड क्या थी इस चीज़ की, क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन वगैरह, वो सब आपको मेंस के लिए पढ़ना है, ना कि प्री के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो ड्रॉट्स इन इंडिया क्या रीज़न है, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन है इसमें GS3 में, जिसमें आपका नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। सो ये आपका वहाँ से ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर योर मेंस, ठीक है। कैसे ड्रॉट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। ऐसे ही आप जो बाकी के टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के, वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन है सोशल इश्यूज। सो ये है ऑल इंडिया सर्वे एंड हायर एजुकेशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा सर्वे है, कब से कंडक्ट हो रहा है, 2010-11 से कंडक्ट हो रहा है, और अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स हैं 2019-20 की, जो ऑल इंडिया सर्वे एंड हायर एजुकेशन है, इसकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना बड़ा है, क्या है आजकल, जेंडर पैरिटी कितनी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। अब नेक्स्ट है चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू हायर एजुकेशन इन इंडिया। सो इसमें आपको अगेन मेंस के लिए पढ़ना है सारा, कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन में, क्यों हमारी एनरोलमेंट रेशियो कम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, उसके बारे में स्वयं पोर्टल्स, ये डिफरेंट पोर्टल्स जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज लॉन्च करती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप देख लीजिएगा। देखो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, वो है स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, और उसी में आपका गवर्नमेंट ये जो पोर्टल्स वगैरह हैं, ये भी कवर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि विजन IAS जो PT 365 निकालता है, उसमें एक डेडिकेटेड पोर्शन होता है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो वो जब आपका प्री नज़दीक होगा, तब विजन IAS रिलीज़ करेगा, तो वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप ये चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग भी आपको समझ आ जाएगा खुद ही कि क्या क्या स्टेप्स आपको, जैसे पेंसिल पोर्टल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको प्री में पूछ सकते हैं कि पेंसिल पोर्टल इज़ यू यूजुअली हियर पेंसिल पोर्टल इन यूज़, सो ये किसके रिलेटेड है, ठीक है। सो चाइल्ड लेबर के रिलेटेड है। सो चाइल्ड लेबर में क्या, मॉडल टेनेंसी एक्ट्स, लॉज तो हैं ही इंपॉर्टेंट, एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और कभी कभी बिल्स भी आपके अभी जो क्लियर नहीं हुए होते पार्लियामेंट में, वो भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो मॉडल टेनेंसी एक्ट में बेसिक सा कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। नीड ऑफ द एक्ट क्या था, ये अगेन मेंस के लिए आपको पढ़ना है, जहाँ पे आप मेंस के नोट्स बना रहे हो, और चैलेंजेस क्या है विद दिस एक्ट, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको सोशल इश्यूज में पढ़नी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट इंडेक्सेस जो न्यूज़ में होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021 ये रिलीज़ करती है नीति आयोग, ठीक है। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट लैग कर रही है, कौन सी स्टेट टॉप पे है, ठीक है। तो कौन सी फ्रंट रनर, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें, तो वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडेक्स का, ये आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोस्टली मेंस रिलेटेड स्टफ भी नहीं मैं कहूँगा इसको, सो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी रिपोर्ट्स कौन सी एजेंसी रिलीज़ कर रही है, कौन सी कंट्री और स्टेट उसमें टॉप कर रही है, कौन सी बॉटम पे है, और कौन सा है जिसने ज़्यादा गेन किया उस साल, ठीक है, या उस मंथ जब भी। सो नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपकी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में, क्योंकि आपके 90% ऑफ द क्वेश्चंस साइंस एंड टेक से करंट अफेयर से ही आएंगे। सो इस सेक्शन को आप ज़रूर पूरी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जीनोम एडिटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये CAR-T थेरेपी जो भी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीन एडिटिंग क्या होता है, इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसमें आप कुछ छोड़िएगा मत, इसमें आप सब कुछ पढ़ना जो भी यहाँ पे दिया गया है। जीनोम एडिटिंग क्या होता है, कैसे DNA के सेक्शन को रिमूव करा जाता है, जिसके लिए वो मोलिकुलर सीजर्स होती हैं, ठीक है। CRISPR-Cas9 ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार इसको पूछा गया है और अभी भी ये रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो डिफरेंट
कंसर्न्स क्या है जीनोम एडिटिंग की, ये आपका मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एटलीस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पूरा पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद जैसे लाइडार जो टेक है, ठीक है, ये क्या होती है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल करें इस टर्म को, ठीक है। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से और काफ़ी इसके रिलेटेड स्टफ समझाया जाता है। सो ये चीज़ें आपकी इसमें साइंस एंड टेक में 2 ही टॉपिक्स थे आई थिंक, सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस, ये आपका बेसिक जो है वो पार्ट जैसे 17 है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 345 का पता होना चाहिए। तो कौन सी स्टेटस, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस टू टुलू इन कर्नाटका एंड केरला एंड इंक्लूड कंपेन एक चलाई गई है कि इस लैंग्वेज को ऐड किया जाए 8 शेड्यूल में, ठीक है, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए कर्नाटक और केरला में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक एक्चुअली पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा डील करता है इस स्टफ के साथ और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ठीक है। बाकी खास इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये ज़्यादा मेंस के रिलेटेड भी मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एथिक्स, कस्टोडियल क्राइम, शुड ह्यूमन राइट्स बी द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। सो ये आपका GS4 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उसमें एक एक दो ऐसे जो एथिकल डिलेमास काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं वो दी जाती हैं। सो ये आप अपने एथिक्स के नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। प्री में इसका खास कुछ रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से इसमें पोर्शन होता है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स का, जियो पारसी स्कीम्स, पारसी की जो डिक्लाइनिंग जो बर्थ रेट है उसको, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, जियो पारसी स्कीम। इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, और ये वैसे भी आप जो PT 365 का आएगा उसमें आप कवर कर लोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन शॉर्ट, सो इसमें आपको ये सारी न्यूज़ पढ़नी है। ये ऑलमोस्ट 60-70 जो शॉर्ट जो टॉपिक्स होते हैं वो दिए गए होते हैं। सो इसके बारे में आपको ज़रूरी पढ़ना है, जैसे डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स क्या थे, स्मॉल है, यही जो मोस्टली जो यहाँ पे हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसी को पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद काफ़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें, जैसे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो डिफरेंट इंडेक्सेस, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन रिलीज़ कर रहा है। जैसे इसको रिलीज़ कर रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और इसमें US इज़ रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय UK, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ग्लोबल कम्पैक्ट CEO वाटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सो बस यही है, इतना ही आपको पढ़ना है अपने प्रीलिम्स के लिए, ज़्यादा कुछ उतना टफ नहीं है। मुझे लग रहा है एक मैगज़ीन आप 1-2 दिन में तो आराम से पूरी कर लोगे अगर आप प्री के स्पेसिफिक पढ़ते हो, ठीक है। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मैगज़ीन पूरी पढ़ें ताकि आपका जो मेंस का है वो भी कवर हो जाए। और प्री के लिए मैंने आपको बता दिया कि प्री के लिए आपको बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी है इस मैगज़ीन में, ठीक है। सो मैंने थोड़ी सी बताई है आपको ऐसी ही पूरी मैगज़ीन को फॉलो करना है, और आई एम श्योर कि आप करंट अफेयर्स में फिर ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप एक विजन IAS पढ़ें, और जो स्टडी IQ का है मंथ जो करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन, वो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ले लें, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और यही है, ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं जो लास्ट न्यूज़ इन शॉर्ट है, और यहाँ पे इस मैगज़ीन का एंड हो जाता है, ठीक है। सो अगर आप ऐसे इस मैगज़ीन को फॉलो करेंगे, बट मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैगज़ीन को पढ़ें, ठीक है। इनिशियली आप मेंस के नोट्स बनाएं, बट फिर प्रीलिम्स, क्योंकि अब आपका प्रीलिम्स नज़दीक है, तो अब आपको जो प्री रिलेटेड स्टफ है उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। मेंस को फिलहाल आप छोड़ दें, वो आप जब आपका प्री हो जाएगा, होपफुली सबका हो जाए, सो उसके बाद आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। सो ये था मेरा तरीका जिससे मैंने इस मैगज़ीन को पढ़ा। बस यही है कि आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स आप या तो अपनी जो A4 साइज शीट होती है, वाइट शीट, उस पर बना सकते हो, या जैसे मैंने एवरनोट पे बनाया था ऑनलाइन। सो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें आप एडिशन डिलीशन काफ़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन नोट्स में वो
एडवांटेज आपको नहीं होता है, या फिर आप उन चीज़ों को यहीं पे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे हाईलाइट, सो ये हाईलाइट हो गया, ठीक। फिर आप जब वापस आओगे तो आपको सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ें ही पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट ज़रूर बनाइएगा। सो दैट्स इट, ये था मेरी स्ट्रेटजी कि मैंने इस मैगजीन को कैसे पढ़ा प्रीलिम्स के लिए। आई होप ये आपको थोड़ा सा फ़ायदा देगी, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें ताकि ये कम्युनिटी बढ़े। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।